नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वेदांत आईएएस। और ये इंडियन पॉलिटी की पहली क्लास है। इससे पहले कि हम अपनी क्लास को शुरू करें, सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। देखिए, होता क्या है, एक बार की बात है, सिंधु नदी के पास में एक अली हाफिज नाम का एक बूढ़ा फारसी रहता था। वो एक बहुत बड़े कृषि क्षेत्र यानी कि एक बहुत बड़ी लैंड का स्वामी था। बहुत सारे बाग थे, कई बगीचे थे और काफी सारा पैसा उसका ब्याज से भी आता था। बहुत ज्यादा पैसे वाला था और बहुत संतुष्ट था। अब एक बार इस बूढ़े फारसी की मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से होती है। तो वो बौद्ध भिक्षु इस अली हाफिज नाम के फारसी को बताता है कि ये जो संसार है, शुरुआत में मात्र धुंध से भरा हुआ था और सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अपनी उंगली से इसमें एक चक्रीय गति पैदा करी और वो गति इतनी तेज थी कि ये एक आगे की ठोस पिंड में बदल गया। और वो जो ठोस गोला था, आग का जो ठोस गोला था, वो ब्रह्मांड में तब तक घूमा जब तक वो दूसरे क्षेत्रों के संपर्क में आकर ठंडा नहीं हो गया। इसके बाद इस पिंड के अंदर से जो आग थी या जो ज्वाला थी, ज्वाला बाहर को आई और उसने कई सारे पर्वत बनाए, पहाड़ियां बनाई, घाटियां बनाई, मैदान बनाए। और जो पदार्थ जो सबसे जल्दी ठंडे हुए, उस पदार्थ ने ग्रेनाइट बनाया। और उसके बाद जो ठंडा हुआ उसने तांबा बनाया। और उसके बाद जो ठंडा हुआ उसने चांदी बनाया। और सबसे जो कम जो जो सबसे देर में ठंडा हुआ उसने सोना या हीरा बनाया। ठीक है। और उस बौद्ध भिक्षु ने यह बताया कि अगर हाफिज के पास अगर एक अंगूठे के बराबर भी हीरा है तो पूरे प्रांत को खरीद सकता है। ठीक है। अब इसके बाद हाफिज अपने घर तो चला गया, लेकिन उसके मन में रात को एक असंतोष की भावना आई। उसे लगा कि वो कितना गरीब इंसान है, क्योंकि इतना बड़ा संसार है, कई सारे हीरे होंगे। और वो चाहता था कि उसके पास अगर बहुत सारे हीरे होते तो कई प्रांत खरीद लेता। देखिए, हाफिज ने कुछ खोया नहीं था, उसे बस एक कमी थी कि उसके पास हीरे नहीं है। अगर हीरे होते तो बहुत ज्यादा पैसे वाला होता। पैसे वाला उस समय भी था, लेकिन बस हीरे ना होने की वजह से उसे लगा कि वो गरीब है। तो फिर वो सुबह सुबह उठ के वापस उस बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उनसे पूछता है कि मुझे हीरे कहाँ मिलेंगे। तो बौद्ध भिक्षु बताते हैं कि आप एक काम करो, ऐसे ऊंचे पहाड़ों को देखो जिसके बीच में सफेद रेत हो और उसमें कोई नदी बह रही हो, तो वहां आपको हीरे जरूर मिल जाएंगे। लेकिन उन्हें ढूंढने का श्रम तुम्हें खुद करना पड़ेगा, तभी तुम्हें हीरे मिलेंगे। अली हाफिज बोलता है ठीक है, मैं जाऊंगा। और वो क्या करता है, अपनी सारी संपत्ति बेचता है। अपना घर बेच देता है, अपनी जमीन बेच देता है, जितना पैसा था सारा लेकर के वो चला जाता है हीरे ढूंढने के लिए। अपनी फैमिली को किसी पड़ोसी के वहां छोड़ जाता है। उसके बाद कई साल गुजर जाते हैं। वो फिलिस्तीन जाता है, यूरोप में जाता है और कहां कहां नहीं घूमता है, बट उसे हीरे नहीं मिलते हैं। तो लास्ट में क्या होता है, वो एक समंदर के किनारे खड़ा होता है और रास्ते और अपने आप को फिर देखता है। अब क्योंकि पैसा सारा खत्म हो चुका है, जमीन ज्यादा सब बिक चुकी है, कपड़े भी फट चुके हैं, तो अंत में वो उस समंदर में कूदता है और सुसाइड कर लेता है। अब कहानी में ट्विस्ट क्या आता है, जिस आदमी ने अली हाफिज के जमीन को खरीदा था, यानी कि उसके घर को जो जिसने खरीदा था, वो आदमी एक दिन अपने ऊंट को बगीचे में पानी पिलाने के लिए ले जाता है। अब जैसे ही उस ऊंट ने बगीचे के झरने के छिछले पानी में अपने मुंह को डाला, पानी पीने के लिए मुंह को डाला, तो उसे दिखता है कि उस सफेद मतलब उस झरने से कुछ एक उस झरने की सफेद रेत से एक सफेद सी रोशनी आ रही है। तो उसने ऐसे देखा कि वहां पे एक काला सा चिकना पत्थर निकलता है और उसे उठा के अपने घर के अंदर रख देता है। अपने घर के अंदर रखता है, उसके बाद उसे भूल जाता है, क्योंकि फिर अपने काम में बिजी हो जाता है। इस घटना के कई दिनों बाद वो जो बौद्ध भिक्षु होता है, जिन्होंने हाफिज को हीरो के बारे में बताया होता है, वो उनके वापस हाफिज के घर आते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि उसने सब कुछ बेच के वो चला गया है। तो जब वो बौद्ध भिक्षु आते हैं, दरवाजा खुलता है, वो देखते हैं कि वहां पे एक काले रंग का पत्थर रखा गया है और वो चमक रहा है। तो उस पत्थर को देखकर
बौद्ध भिक्षु एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। वो चिल्लाते हैं, अरे हाफिज आ गया क्या? यही तो हीरा है। तब जिसने वो मकान को खरीदा था, वो आदमी कहता है, देखिए हाफिज तो नहीं आया और ये कोई हीरा नहीं है, ये एक पत्थर का टुकड़ा है और मुझे यही बगीचे में मिला था। लेकिन भिक्षु कहता है, नहीं नहीं, मैं तो हीरे को देखते ही पहचान जाता हूँ, ये निश्चित रूप से हीरा ही है। अब इसके बाद फिर वो दोनों उसी बगीचे में जाते हैं जहां पे उसे वो हीरा मिला था। तो फिर रेत हटाते हैं और देखते हैं कि वहां बहुत सारे और भी पत्थर पड़े थे, यानी कि बहुत सारे हीरे थे। अब इस तरह से उन्हें और भी ज्यादा हीरे और बहुत सारे मूल्यवान पत्थर उन्हें वहां मिल जाते हैं। ठीक है। अब हाफिज तो चला गया, उसकी जान चली गई, उसका परिवार खत्म हो गया, जमीन जायदाद सब खत्म हो गई। और जिसने वो जमीन खरीदी, मकान खरीदा, उसे हीरे मिल गए और वो जरूर आने वाले समय में एक अरबपति बना। अब इस कहानी से सीखने को क्या मिलता है? देखिए, पहली सीख तो ये मिलेगी कि ज्यादातर लोग के दिमाग में यही बात आया कि जो भी चीजें हैं उसी में संतुष्ट रहो, ज्यादा लालच मत करो। एक तो ये बेसिक हमें हमारी नॉलेज मिल गई कि हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, जिसमें है संतुष्ट रहना चाहिए, घर नहीं बेचना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर मैं अपनी समझ से समझूं इस कहानी को, तो पता है इस कहानी से क्या पता चलता है? अगर हमें किसी चीज को पाना है तो सबसे पहले हमें घर से शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है। घर से शुरुआत का मतलब होता क्या है? यानी कि अगर किसी इंसान को बहुत ऊंची उपलब्धियां चाहिए, बहुत सक्सेसफुल बनना है अपने जिंदगी में, तो सबसे पहले उसे अपने अंदर झांकना चाहिए कि उसके अंदर गुण कितने हैं और गुण क्या हैं। अगर मेरे अंदर गुण है कि मैं एक अच्छा शिक्षक बन सकता हूं, तो मुझे एक अच्छा टीचर बनना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बन सकता हूं, तो तब मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। अगर मुझे लगता है कि मेरे अंदर इतने अच्छे गुण हैं कि मैं एक अच्छा सिंगर बन सकता हूं, तो मुझे एक सिंगर बनना चाहिए। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे अंदर गुण क्या है। उसके बाद हम उन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं जिनको हम चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज, आप कोई भी काम करें, सबसे पहले अपने आप को पहचाने, अपने गुणों को पहचाने। उसके बाद अपने काम को सेलेक्ट करें और अपने लक्ष्य को, यानी कि जिस ऊंचाई पर आप पहुंचना चाहते हैं, वहां पे आप पहुंच जाएंगे। और ये जो कहानी है, ये एकस ऑफ डायमंड्स नाम की एक बुक है जिसके राइटर हैं रसेल एच कॉनवेल। और इसमें इस तरह की कई सारी कहानियां दी गई हैं। अगर आप चाहे तो इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं या मार्केट में भी मिल जाएगी, पतली सी बुक है। तो ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में दिया क्या गया है। देखिए, संविधान में अनुच्छेद दिए गए हैं। ठीक है। अनुच्छेद के में बताया गया है कि देश को कैसे चलाना है। ठीक है। इसमें भारत के बारे में बताया गया है कि भारत में कितने राज्य होंगे, कैसे न्यायपालिका होगी, कैसे कार्यपालिका काम करेगी, कैसे विधायिका होगी। इस तरह की चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। तो इसलिए संविधान की सबसे सिंपल डेफिनेशन ये है कि संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस का वो कलेक्शन होता है जिनके आधार पर किसी देश के शासन को चलाया जाता है। ठीक है। शासन करना क्या होता है? देखिए, शासन करना क्या होता है कि किसी देश के सामूहिक हित का संचालन करना ही शासन करना कहलाता है। यानी कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था है, पूरे देश की राजनीति है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था है या पूरे देश की विदेश नीति है, इसे शासन करना कहते हैं। शासन भारत की अगर हम बात करें तो भारत में दो तरह की सरकार है। एक है भारत सरकार और दूसरी है राज्य सरकार। राज्य व्यवस्था क्या होती है? देखिए, जब हमारा संविधान बना, उसके बाद वो संविधान लागू हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, संसद ने कई सारे नियम बनाए, क्योंकि संसद में विधायिका है, विधायिका ने कई सारे नियम बनाए। उसके बाद उन नियमों से रिलेटेड कोर्ट के कई फैसले आए, सरकार ने कई सारी संस्थाएं बनाई और उनकी जो कार्यप्रणाली थी उससे कई नियम बने। और इसके अलावा हमारे देश में कई सारे जाति के मुद्दे थे, धर्म के मुद्दे थे या क्षेत्र के मुद्दे थे। इन सब मुद्दों को लेकर और कई सारे नए नियम बन के आए, जिसने एक नया स्ट्रक्चर बनाया। उस स्ट्रक्चर को या उस सिस्टम को पॉलिटी कहा जाता है। तो संविधान का व्यावहारिक रूप राज्य व्यवस्था है कि संविधान एक चीज है, उस संविधान से बन करके कई सारे और नियम बने और उन नियमों ने जिस तरह से देश को चलाया, वो चलाने का सिस्टम ही पॉलिटी कहलाता है।
संस्थाएं क्या होती हैं? देखिए, संस्थाएं तीन तरह की होती है। पहली है संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था। ये वो संस्था होती है जिसके बारे में संविधान में बताया गया है, यानी कि जिसका स्रोत संविधान है। जैसे कि निर्वाचन आयोग के बारे में अनुच्छेद 324 में बताया गया है, वित्त आयोग के बारे में 280 में बताया गया है। तो ये संवैधानिक संस्था है क्योंकि इनका स्रोत संविधान है। असंवैधानिक संस्था वो होती है जिसके बारे में संविधान में बताया भी नहीं गया और इन्हें बनाना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये संविधान और कानून के विरुद्ध होती हैं। गैर संवैधानिक संस्था क्या होती है? इनका सोर्स यानी कि इनका स्रोत संविधान नहीं होता है, लेकिन ये संविधान के आदर्शों के अनुकूल होती है। संविधान में जो नियम बताए गए हैं जिससे देश को चलाया जा सकता है, जो देश की तरक्की के लिए अच्छा है, उन नियमों के अनुकूल बनाए गए संस्थाएं ही एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन या गैर संवैधानिक संस्था कहलाती है। गैर संवैधानिक संस्था दो तरह की होती है। पहली है सांविधिक। सांविधिक संस्था वो होती है जो विधायिका यानी कि जो संसद है, जो विधायिका या संसद के कानून द्वारा बनाई जाती है, जैसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। कार्यकारी संस्था वो होती है जो राष्ट्रपति के आदेश से बनाई जाती है, जैसे कि नीति आयोग। संविधान का फॉर्मेशन किस तरह से है? सबसे पहले संविधान है, उसमें कई सारे भाग हैं, उसके अंदर कई सारे अध्याय हैं, उसमें कई सारे अनुच्छेद दिए गए हैं, उन अनुच्छेदों में कई सारे खंड हैं यानी क्लॉजेस हैं, और उन खंडों में कई सारे सब क्लॉजेस यानी कि उपखंड दिए गए हैं। देखिए, मान लीजिए अनुच्छेद 19(1)(1) है। इसमें अनुच्छेद क्या है, खंड क्या है और उपखंड क्या है, इसे समझते हैं। ये जो पहला हिस्सा है, ये वाला 19, ये अनुच्छेद है, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं दिया गया है। इसके बाद जो पहला ब्रैकेट आ रहा है वो खंड कहलाएगा, और जो दूसरा ब्रैकेट आ रहा है वो सब क्लॉज यानी उपखंड कहलाया जाएगा। तो यानी कि अनुच्छेद 19(1) और ए को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज ए, यानी अनुच्छेद 19 खंड 1 और सब उपखंड ए। ठीक है। अनुसूचियां क्या होती हैं? देखिए, अनुसूचियां संविधान के अंत में दी गई एक लिस्ट होती है जो संविधान के प्रोविजंस के बारे में बताती है। जैसे कि अनुच्छेद फर्स्ट कहता है कि इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। इस यूनियन ऑफ स्टेट्स में, राज्यों के संघ में कई सारे राज्य हैं, लेकिन कौन से राज्य हैं? वो राज्य हैं जो पहली अनुसूची में बताए गए, यानी कि पहली अनुसूची भारत में होने वाले राज्यों के बारे में बताती है। ठीक है। तो अनुसूचियां संविधान के प्रोविजंस के बारे में बताती है। सरकार क्या होती है? सरकार वो संस्था होती है जो किसी देश के शासन को चलाने का काम करती है। सरकार तीन तरह की होती है। पहली विधायिका, दूसरी है कार्यपालिका और तीसरी है न्यायपालिका। विधायिका सरकार का वो अंग होती है जो कानून को बनाने का काम करती है, यानी कि जिसने कानून बनाया वो विधायिका कहलाएगी, जैसे कि संसद। कार्यपालिका क्या होती है? वो इन बनाए गए नियमों को लागू करने का काम करती है, यानी कि जैसे कि मंत्रिपरिषद है और दूसरी नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेट्स। तीसरी है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या होती है? न्यायपालिका वो होती है जो इन नियमों से यानी जो कानूनों से जो भी मुद्दे निकले हैं उन सब के विवादों का निपटारा करती है, वो न्यायपालिका कहलाती है, जिसमें है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। विधायिका दो तरह से काम करती है, पहली केंद्र में और दूसरी प्रांत में। केंद्र में है संसद, जिसके दो भाग हैं कि लोकसभा और राज्यसभा। प्रांत में राज्य विधानमंडल होता है। ज्यादातर राज्यों में विधानसभा है और कुछ कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। कार्यपालिका दो तरह की होती है। पहली है राजनीतिक, जिसके सदस्य अस्थायी होते हैं, जैसे कि मंत्रिपरिषद, यानी कि इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, ये कभी भी हट सकते हैं। दूसरी होती है प्रशासनिक, जिनका कार्यकाल फिक्स होता है, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स आते हैं। केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद और उनका मंत्रिमंडल होता है, और उनके द्वारा दी गई केंद्रीय सेवाएं होती हैं। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद और उनका मंत्रिमंडल होता है, और उनके द्वारा दी गई प्रांतीय सेवाएं होती हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हमने इंडियन पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक चीजों के बारे में जाना। और अगर आप हमसे सिविल सर्विसेज की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी, जहां पे आपको नोट्स लिखवाए जाएंगे और इसी तरह स्लाइड्स पे भी पढ़ाया जाएगा, और एक स्मार्ट बोर्ड के थ्रू आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगी, और उसमें आपको क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। तो आपकी सिविल सर्विसेज की तैयारी आपकी घर से ही हो सकती है, आप अपने घर में भी रहेंगे
या कहीं लाइब्रेरी में पढ़ेंगे और इसकी फीस भी बहुत कम है, तो आप इस नंबर पे कॉल करें तो आपको सारी की सारी डिटेल वहाँ पे दी जाएगी। अगली वीडियो में हम बहुमत के बारे में जानेंगे। तो चलिए अब अगली वीडियो मिलते हैं। हैव अ गुड डे, बाय।